रामायण एंड बनारसी इंडिया की दो ऐसी फिल्में जो आने वाले टाइम पर हमारे इंडियन सिनेमा में हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। मैसिव स्केल, हाई बजट, बिग स्टार कास्टिंग। लेकिन क्या तुमने कभी सोचकर देखा है कि कैसे ये दोनों फिल्में हमारे इंडियन सिनेमा के लिए लैंडमार्क फिल्में बनेंगी? कैसे मेकर्स अपनी अपनी फिल्मों को इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने रखेंगे? क्या उनकी स्ट्रेटेजी होने वाली है? कैसे वो प्रमोशन करने वाले हैं? कैसे वो बाहर के ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे अपनी इस फिल्म के लिए? आज की इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इन दोनों ही फिल्मों के मेकर्स के बारे में, जिसको जानकर तुम्हें पता लगेगा कि रामायण एंड बनारसी के फिल्म मेकर्स कितने ज्यादा स्मार्ट हैं। अब देखो, मार्केटिंग और प्रमोशन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है अपनी फिल्म का हाइप क्रिएट करना, अपनी फिल्म को लेकर कुछ ऐसा रिवील कर देना जिसके बारे में जानकर ऑडियंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाए फिल्म के लिए। जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत सालों पहले अनाउंस कर दिया था कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म ओडिसी को इंटायर IMAX कैमरा से शूट करने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर ऑडियंस के अंदर एक अलग ही हाइप क्रिएट हो गया कि भाई जब अपन फिल्म को थिएटर में देखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा उस फिल्म का। एंड इंडिया में भी नमित मल्होत्रा एंड SS राजामौली को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि कैसे उनको अपनी फिल्म का हाइप क्रिएट करना है। तुम खुद सोचकर देखो, SS राजामौली ने जस्ट अपनी फिल्म का अनाउंसमेंट करने के लिए इतना ग्रैंड इवेंट किया एंड सबके सामने रिवील कर दिया कि वो अपनी फिल्म को IMAX के लिए बना रहे हैं, क्योंकि राजामौली को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इंडिया में आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया है, और अगर वो ऐसा कुछ इंडिया में लेकर आते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो भाई यहाँ की ऑडियंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी फिल्म के लिए, हाइप क्रिएट हो जाएगा उनकी फिल्म का। फिल्म की रिलीज के 1.5 साल पहले से ही राजामौली एंड फिल्म की टीम हॉलीवुड में जाकर फिल्म का प्रमोशन कर रही है, ब्रॉडकास्ट कर रही है, इंटरव्यूज दे रही है एंड अपनी फिल्म को लेकर कुछ ऐसा रिवील कर देती है जिसके बारे में जानकर ऑडियंस के अंदर एक अलग ही हाइप क्रिएट हो जाए। जैसे कि फिल्म के अंदर रामायण का एक की एपिसोड हमें देखने को मिलेगा, टाइम ट्रैवल होगा फिल्म के अंदर, मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज होने वाला है फिल्म के अंदर। अब जब ये सारी बातें ऑडियंस को पता लगती है ना, तो भाई ऑडियंस के अंदर एक अलग ही क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि जब अपन इन सब चीजों को थिएटर में जाकर देखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा उस चीज का। नमित मल्होत्रा को भी ये चीज करनी बहुत अच्छे से आती है। उन्होंने भी ब्रॉडकास्ट में जाकर ये अनाउंस कर दिया कि वो रामायण के अंदर 4000 करोड़ लगा रहे हैं, जो कि हॉलीवुड की फिल्मों से भी कई ज्यादा का है। नमित मल्होत्रा को अच्छे से पता था कि अगर वो ऐसा कुछ अनाउंस करते हैं तो भाई ऑडियंस पागल हो जाएगी, लोग पगला जाएंगे कि भाई इंडिया में ऐसा क्या बन रहा है जो इतना पैसा लग रहा है उस फिल्म के अंदर। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मेकर्स इन सारी चीजों को रैंडमली नहीं करते, बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी होती है अपनी फिल्म का हाइप क्रिएट करने के लिए। फिर जैसे कि तुम्हें पता है कि इन दोनों ही फिल्मों का बजट कितना ज्यादा हाई होने वाला है, एंड अपने बजट को रिकवर करने के लिए इन दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस से अंधाधुंध पैसा कमाना पड़ेगा। इतना पैसा जो शायद से आज तक किसी भी इंडियन फिल्म में नहीं कमाया है। एंड ये चीज भी तभी पॉसिबल हो पाएगी जब दोनों ही फिल्मों को इंटरनेशनली सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड जहां तक मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के मामले में रामायण काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है, क्योंकि नमित मल्होत्रा को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे उनको अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी कुछ दिनों पहले सिनेमा कॉन हुआ जहां पर नमित मल्होत्रा ने रामायण का 20 मिनट लंबा फुटेज दिखाया डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिसको देखने के बाद वार्नर ब्रोस वालों ने तुरंत हाँ कह दिया कि भाई हम इस फिल्म को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड तुम मानोगे नहीं, लेकिन वार्नर ब्रोस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जिस भी फिल्म को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से अच्छा खासा पैसा कमाया है। रामायण फिल्म को यूएस में लगभग 4500 थिएटर स्क्रीन मिलने वाली है, जो कि सच में बहुत ज्यादा है। लास्ट राजामौली की फिल्म RRR को लगभग 1000 स्क्रीन मिली थी, लेकिन रामायण को उससे 3 टाइम्स बिगर स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। हो सकता है कि शायद से रामायण फिल्म चाइना में भी रिलीज हो जाए, क्योंकि वहां पर भी डीने की काफी अच्छी खासी पकड़ है, उन्होंने वहां पर काम किया है। अब अगर नमित मल्होत्रा चाइना की ऑडियंस को क्रैक कर देते हैं ना भाई, तो फिर चाइना एंड यूएस मिलकर रामायण फिल्म को कितना बड़ा बना सकते हैं ना, ये तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस रेस में राजामौली भी पीछे नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि भाई RRR कितनी बड़ी हिट बनी थी, यूएस में उनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बन चुकी है, इसलिए वहां की कोई ना कोई बड़ी प्रोडक्शन कंपनी तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर ही देगी। सुनने में तो ऐसा भी आ रहा था कि शायद इनकी बात चल रही है डिज्नी वालों के साथ, लेकिन स्टिल अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से भी ज्यादा जरूरी होता है अपनी फिल्म का प्रमोशन करना, क्योंकि भाई आप वेस्टर्न कंट्रीज में अपनी फिल्म को रिलीज तो कर दोगे, लेकिन जब तक वहां की ऑडियंस इन दोनों ही फिल्मों को समझ नहीं पाएगी, तो फिर भाई इतनी सारी थिएटर स्क्रीन मिलने का क्या ही फायदा, लोग जाएंगे नहीं थिएटर में। एंड इसी चीज को देखते हुए नमित मल्होत्रा एंड SS राजामौली ने एक बहुत स्मार्ट मूव चला है। यहाँ पर वो लोग इंडिया की बजाय हॉलीवुड में जाकर अपनी फिल्मों का प्रमोशन कर रहे हैं, वहां की ऑडियंस को समझा रहे हैं कि उनको फिल्म के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, अपने कैरेक्टर्स के बारे में और डिटेलिंग में बात कर रहे हैं, स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। सिनेमा कॉन के अंदर यश ने अपने कैरेक्टर रावण के बारे में और डिटेलिंग में बात की, लोगों को बताया कि रावण के अंदर क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, उस कैरेक्टर को सही तरीके से एक्सप्लेन किया। इवन रणबीर कपूर ने भी लॉर्ड राम के कैरेक्टर को सही तरीके से डिस्क्राइब किया है। नमित मल्होत्रा ने भी अपनी फिल्म को ग्लैडिएटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के साथ कंपेयर किया। फिर जैसे कि मैंने कहा कि बनारसी के मेकर्स ने भी हॉलीवुड में जाकर प्रमोशन की, अपनी फिल्म की स्टोरी के बारे में बताया, किस तरीके से उस फिल्म को बना रहे हैं, अपने कल्चर के बारे में एक्सप्लेन किया। तुम्हारे माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा ना कि भाई इंडिया की 2 सबसे बड़ी फिल्म है, लेकिन उसके बावजूद भी मेकर्स बाहर जाके क्यों प्रमोशन कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि भाई इंडिया में तो फिल्म का हाइप बना हुआ है, लेकिन बाहर फिल्म का हाइप बनाना ज्यादा जरूरी है। बाहर
बार लोगों को बताना है कि ये दोनों फिल्में कैसी होने वाली है, क्या कुछ देखने को मिलेगा उनको फिल्म के अंदर, क्योंकि जब तक वेस्टर्न ऑडियंस इन दोनों फिल्मों से कनेक्ट नहीं कर पाएगी ना, जब तक इन दोनों फिल्मों को इंटरनेशनली नहीं बेचा जा सकता। फिर इन सब के अलावा डायरेक्टर के ऊपर ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि ऑडियंस थिएटर में फिल्म को इसलिए देखने जाती है क्योंकि उनको उस फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर पूरा विश्वास होता है कि भाई ये तो हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब यहाँ पर नितेश तिवारी वर्सेस राजामौली का कंपेयर किया जाए तो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर एस एस राजामौली ज्यादा बड़े डायरेक्टर हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में तो वो आगे हैं ही, प्लस उनके पास फिल्म मेकिंग का भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनका विजन बड़ा होता है अपनी फिल्म को लेकर। एंड डायरेक्टर का एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है भाई, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस एक डायरेक्टर के पास होता है ना, उसकी फिल्म भी उतनी ज्यादा बड़ी होती है। एंड वी ऑल नोस कि एस एस राजामौली के पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है फिल्मों के मामले में, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी RRR एंड बाहुबली जैसी लार्जर देन लाइफ फिल्में डिलीवर करके दे दी हैं। जब एक डायरेक्टर अपने आप को प्रूव करके दिखा देता है ना, तो ऑडियंस का उसके ऊपर अपने आप ही ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि भाई ये तो हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लोग राजामौली को सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनकी जो फिल्म मेकिंग है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। हर एक सीक्वेंस को वो काफी वाइल्ड लेवल पर क्रिएट करते हैं, उनके एक्शन सीक्वेंसेस काफी स्टाइलिश होते हैं, जिस तरीके से अपने हीरो और विलन को प्रेजेंट करते हैं ना, लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। एंड ऑल ऑफ दिस रीजंस पीपल्स लव एंड ट्रस्ट एस एस राजामौली सो मच। लेकिन अगर नितेश तिवारी की बात की जाए तो देखो वी ऑल नोस कि नितेश तिवारी के पास राजामौली इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, नो डाउट ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, लेकिन उनकी फर्स्ट फिल्म होने वाली जिसको इतने ग्रैंड स्केल पर बना रहे हैं। इसके पहले पास्ट में उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई है वो काफी ग्राउंडेड लेवल की रही हैं, ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, इसलिए थोड़ा बहुत डाउट तो लगता है ना यार। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब एक्टर हैं, हो सकता है कि वो फिल्म के अंदर फोड़ डालें, ऊपर से अगर नमित मल्होत्रा ने उनको फिल्म के लिए लिया है तो भाई ऐसे थोड़ी लिया होगा, कुछ सोच समझ कर ही उनको फिल्म बनाने के लिए दी होगी ना। इवन शूटिंग को स्टार्ट करने से पहले ही वो तांत्रिक बाबा अघोरियों के पास गए थे ताकि वो रामायण की कहानी को, उसकी स्टोरी को, कल्चर के बारे में और अच्छे तरीके से समझ पाए। प्लस उन्होंने रामायण एंड महाभारत पढ़ी भी हुई है, इसलिए उनको अच्छे से पता भी होगा कि उनको फिल्म को किस तरीके से फिल्माना है। ऊपर से सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई नितेश तिवारी ने इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म दंगल हमें दी है, तो फिर ऐसे में उनको छोटा मोटा डायरेक्टर कह देना ऐसा तो सही नहीं होगा। फिर एक्टर का स्टारडम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप की फिल्मों के अंदर, जो ये डिसाइड करता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस से कितना ज्यादा पैसा कमाएगी। और ये चीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी होती है, वहां पर भी फिल्मों के अंदर जितना बड़ा एक्टर होता है ना, उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस से अच्छा खासा पैसा कमाएगी। अमित मल्होत्रा ने भी इसलिए फिल्म के अंदर रणबीर कपूर और यश को कास्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि रणबीर एंड यश इंडिया के सबसे बड़े एक्टर है, उनका अच्छा खासा स्टारडम है, लोग उनको पसंद करते हैं। एंड यश को तो इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनली भी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर बनारसी फिल्म की बात की जाए तो देखो वहां पर महेश बाबू हैं जो कि एक तेलुगु स्टार है, साउथ में उनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में लोग उनको कुछ खास पसंद नहीं करते। यहाँ पर लोग उनकी एक्टिंग को लेकर काफी ज्यादा जज करते हैं एंड इंटरनेशनली तो कोई उनको जानता तक नहीं है। एंड यही चीज एस एस राजामौली को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म के अंदर कास्ट कर लिया प्रियंका चोपड़ा को, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा की इंडिया में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रही है, प्लस हॉलीवुड में भी उनको लोग जानते हैं, वहां पर भी उन्होंने अपना अच्छा खासा स्टारडम बिल्ड किया है। राजामौली को ये बात अच्छे से पता थी कि वो भले इंटरनेशनली महेश बाबू के नाम पर फिल्म ना बेच पाए, लेकिन अगर प्रियंका चोपड़ा फिल्म के अंदर होंगी तो फिर भाई इंटरनेशनल ऑडियंस से भी फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही फिल्मों के मेकर्स का जो इंटेंट है ना वो गलत नहीं है, वो सही है, वो लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही तरीके से फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। अब बस लेट्स होप कि दोनों फिल्में अच्छी बन जाएं। अगर फिल्म अच्छी बन जाती है ना तो भाई नो डाउट ये दोनों ही फिल्में हमारे इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़ी फिल्म साबित हो पाएगी। वेल लेट्स सी, देखते क्या होता है, अभी भी 1 साल का टाइम बचा हुआ है। बाकी आपको इसके ऊपर क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाय।